तो आज हम लोग क्या बात करें, किस विषय पर? सर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जर्नी हम लोग कहाँ पे थे? आंध्र के बाद वाचिक। वाचिक की थ्योरी हम लोगों ने समझी थी। हाँ सर। कि हमारे यहाँ वाचिक सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज और साउंड नहीं होता, सिंबलिज्म है उसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने हाँ, ऐसे समझाया था। उसमें यह है कि उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग के पास शब्द आते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है आपके लिए डायलॉग, वहाँ पर भी शब्द है। हाँ। और मैं बोल रहा हूँ कि भीतर से शब्द आते हैं। हाँ। परावाक से पशंती वाक या मध्यम वाक के लिए, दोनों को लेके एक्टर क्या करे? झगड़ा हो रहा है ना। एक तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है शब्द, एक भीतर से आ रहा है। तो इसको ये समझ लीजिए, भीतर से जो आ रहा है वो अक्षरों से बना हुआ कोई शब्द नहीं है। जैसे कबूतर या बॉम्बे, ये सब नहीं है। वो हमारे भीतर से जो बात आ रही है, जहाँ से आ रही है, वो बोलना चाहता है हमारे द्वारा। और हम उसको तभी सुन सकते जब हम खामोश रहें। बिल्कुल सर। जब हम खामोश रहेंगे तो जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, डायलॉग, उसको कैसे ट्रीट करें, उसका लाइट, उसका सजेशन हमारे भीतर से आएगा। बिल्कुल सर। इसका झगड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। बाहर वाले शब्द और भीतर वाले शब्द में कोई झगड़ा नहीं हुआ, है ना। पहले के ज़माने में जो एमेच्योर ग्रुप्स होते थे, तो एक पोस्ट होती थी आर्टिस्ट की, वो होती थी प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर क्या करता था कि रोज़ जब रिहर्सल हो रहा है तो वो डायलॉग पकड़ाता था। अच्छा। याद होता नहीं था। हाँ हाँ। करते करते फिर याद होता था, तो वो बोलता था अगला डायलॉग, तो वो अगला डायलॉग बोलता था। वो सीन में है, कर रहा है, उसके बाद वाला उसको याद दिलाने के लिए वो खाली उसको हेल्प करता था। तो और दो होते थे, एक उधर वाले को कर रहा है, एक इधर वाले को कर रहा है, या एक एक्ट्रेस को कर रहा है, या अगर टीम कम है तो एक ही बेचारा सबको, उसका भी डायलॉग बोल देता था, उसका भी बोल देता था। सर ये विंग्स से करते थे कि ऑन स्टेज? नहीं, कमरे में जब रिहर्सल चल रहा है। अच्छा, कमरे में। फिर 30-40 दिनों में जब याद हो गया तो वहाँ पर करते थे। अच्छा। लेकिन याद होता नहीं था। और प्रॉम्प्टर को लेके जाना पड़ता था, उसको सबसे ज़्यादा उसकी माने खातिरदारी होती थी, है ना। अच्छा। तो विंग से दो प्रॉम्प्टर होते थे, और एक्टर जो होता था वो इस जगह को छोड़ता ही नहीं था। और ये भी छोड़ता नहीं था, क्योंकि वहाँ जाके कैसे बोलेंगे, है ना। दोनों की ट्यूनिंग बनी। ये सब हमारे यहाँ हर छोटे शहर के एमेच्योर ग्रुप का ये प्रॉब्लम था। प्रॉम्प्टर यानी जो आपको प्रॉम्प्ट करे। तो अगर ये तो एमेच्योर ग्रुप में था, कोई बताने वाला ये नहीं था कि तुम अपने देश का एक ग्रंथ पढ़ो, नाट्यशास्त्र, कि प्रॉम्प्टर तुम्हारे भीतर ही है। वो प्रॉम्प्ट करेगा कि तुम स्क्रिप्ट को कैसे देखोगे, तुम कैसे किरदार को समझोगे, तुम कैसे बोलोगे, वो प्रॉम्प्ट करेगा। बाहर से प्रॉम्प्टर की ज़रूरत ही नहीं हुई। और वो हंसी का पात्र भी नहीं बनेंगे, क्योंकि स्टेज पे साफ दिखता था कि वो डायलॉग बोल रहा है, फिर ऐसे करता था कि सुनने के लिए। तो यहाँ ऐसे नहीं करना है, यहाँ ऐसे करना है सुनने के लिए अपने भीतर। कितनी अच्छी बात है। यानी सबसे पहली चीज़ है हमारे यहाँ स्पीच वर्क की जो पहली एक्सरसाइज है वो है सुनना, बोलना नहीं, सुनना। बाहर की आवाज़ों को सुनना, बाहर के तमाम तरह के वॉइस के जो पैटर्न्स हैं उसको सुनना, और फिर अपने भीतर को सुनना। एक तो ये है पहले सुनना, और दूसरा खामोश होना। अब खामोश होना पहले है या सुनना बाद में है, ये उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि बाहर को सुनेगा पहले, फिर खामोश होगा, तब भीतर की सुनाई देगी, वरना सुनाई ही नहीं देगी। मतलब किस पे डिपेंड करता है? उस एक्टर पर कि वो कैसे कर रहा है। लेकिन प्रोसेस ये है, पहले आप बाहर के साउंड्स को सुनिए, फिर जब आप खामोश होंगे तो वही साउंड सुनाई देगा भीतर। और जब वहाँ पर खामोशी आएगी तब उसको रियल साइलेंस बोलते हैं। तब आपको भीतर से वो आवाज़ सुनाई देगी जो ईश्वर की आवाज़ है, जहाँ से लाइट आती है। और बाद में ही पता चलेगा कि वो ईश्वर आप ही हैं। बिल्कुल सर। मैंने आपका ही वो एक इनॉर्मस फॉर्म है, एक बड़ा फॉर्म है, जिसको आपने बाहर की दुनिया में फोकस करके अपने आप को लिमिटेड कर दिया था। बिल्कुल। तो बाहर की आवाज़ सुनने से क्या होता है, और फिर वही भीतर क्यों सुनते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम लोग जब बाहर कोई पेड़ देखते हैं
फिर आँख बंद करते हैं तो वही पेड़ दिखाई पड़ता है भीतर ना, हाँ। क्योंकि उसका इमेज बन चुका है। हम जो सोचते हैं वो सब होता है जो बाहर की दुनिया का है। कभी भी कोई आदमी ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकता जो बाहर की दुनिया का ना हो। बिल्कुल। या तो वो किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा होगा वो, या किसी वस्तु के बारे में सोच रहा होगा, या किसी विचार के बारे में सोच रहा होगा। 3 वर्ड। वैसे सुनना भी यही होता है। यहाँ ये इतना असरदार होता है सुनने का कि आपके घर में आपकी मम्मी जिस तरह से आपको बुलाती हैं, उनका जो टोन है, उनके वॉइस का जो टेक्सचर है, अगर आप उसकी याद करें अकेले कमरे में तो उन्हीं की आवाज़ आएगी और निरूपा रॉय की नहीं आएगी। निरूपा रॉय के जानते हैं ना? हाँ सर। हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस है ना, या किसी महिला की नहीं आएगी, उसी की आएगी ना। क्यों? क्योंकि आवाज़ की भी मेमोरी हमारे भीतर होती है। ठीक, तो इसलिए जब बाहर की आवाज़ आप सुनते हैं और उसको जब छोड़ के भीतर जाते हैं तो वही आवाज़ें होती हैं। वही आवाज़ें अंदर है। फिर उन्हें भी छोड़ना है। हाँ, फिर उन्हें भी छोड़ना, तब रियल साइलेंस आएगा, तब वो फिर प्रॉम्प्टर एक्टिव हो जाएगा। और तब दिखेगा कि प्रॉम्प्टर पहले से एक्टिव है, जो आपको सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ। ये शोर है। हाँ। ठीक, और तब आप उसकी रोशनी में स्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं तो उसके एक साथ सब चलता है। डायलॉग जो लिखा हुआ है आपको डायरेक्टर ने कहा है कि ये डायलॉग है आपका, वो जो लिखा हुआ है उसका सही अर्थ, उसका इंटोनेशन, उसकी आवाज़, वो सब प्रॉम्प्टर बता रहा है। फिर आप दूसरों से भिन्न हो जाते हैं। ये नाट्यशास्त्रीय एक्टिंग मेथड है ना। बिल्कुल। और उसमें क्या होगा कि जो लाइन लिखा हुआ है वो अपना मीनिंग, वो सब आप अपने आप को वैसे ही एक्सपोज कर देगा, प्रकट कर देगा, जैसे कि जब आप कोई स्त्री जब आपसे प्रेम करती है, हाँ। है ना, जो आपकी प्रिया है, जो आपकी पत्नी है, वो लाख आभूषणों से सजी हो, लाख अच्छे अच्छे बनारसी साड़ी और कपड़े पहने हो, लेकिन अपना सारा विवरण आपके सामने प्रकट कर देगी। बिल्कुल। अगर वो प्रेम करती है। बिल्कुल। वैसी जो शब्द है, वो जो लिखा हुआ आपके पास आया है, वो अपना पूरा विवरण आपके सामने खुद ही रख देगी। आपको माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहता है, कहाँ स्ट्रेस दे। तब आपको लगेगा कि वो सब कितनी मूर्खताएं हैं। हाँ। कि आप सेंटेंस को ही पढ़िए, यहाँ पर स्ट्रेस दीजिए, यहाँ पर मत दीजिए, यहाँ पॉज दीजिए, ये सब बाहर से बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और सर जैसे कुछ लोग का जैसे रहता है, अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डायलॉग पे आते हैं, तो उनका ये रहता है कि मैं एक बार राइटर से मिलना चाहूँगा, कि मैं उनसे जाना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये भी साफ हो जाए। हाँ, ये भी अच्छा है, क्योंकि जब मैं नाटक लिखता था, एक एक्टर था, मतलब प्रांजल संतोष। अच्छा। वो अधिक से अधिक समय मेरे साथ रहता था। मैं नहीं कहा था, अलाउ किया था वो, इसलिए कि मैं कैसे चीज़ों को देखता हूँ, सब्जी वाले से कैसे बात करता हूँ, मेरा एटीट्यूड क्या है। अच्छा। तो पूरा दैनिक जीवन जीने के समय मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरा सोल क्या है, तो वो उसमें आएगा। हाँ। इससे पकड़ने के लिए। लेकिन ये जो अभी आपको मैं मेथड बता रहा हूँ नाट्यशास्त्र का, वो उसके ऊपर अप्लाई इस समय नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इसको जल्दी सीखेगा। हाँ। तो जैसे आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो 6 स्टूडेंट्स होते हैं, वो 6 को एक ही उत्तर नहीं देता। बिल्कुल। वो 6 को 6 के अनुसार उत्तर देता है। वैसे मेडिसिन में भी होता है। होम्योपैथी आप दवाई ले रहे हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके अनुसार जुकाम की दवाई दी जाएगी। हाँ। इनके अनुसार इनकी जुकाम की दवाई दी जाएगी, इनके अनुसार दी जाएगी, है ना। उसी तरह से आप जिसके साथ हैं, आपके अनुसार वो होगा। तो अब आप गुरु कहाँ ढूंढेंगे, है ना। मान लीजिए कोई गुरु है तो अच्छा ही है, बता दिया कि आपके अनुसार बता दिया। लेकिन अगर मान लीजिए राइटर नहीं है, विजय तेंदुलकर का नाटक कर रहे हैं या बादल सरकार का नाटक कर रहे हैं, दोनों नहीं है, अब आप कैसे उसको जानेंगे। तो बाहरी निर्भरता कम हो, ये नाट्यशास्त्र हमको एक उपाय देता है। बिल्कुल। और इसीलिए 15वां अध्याय से पढ़ना चाहिए। हम लोग जो पिछली बार बात कर रहे थे उस पर शायद बात इस बार भी ना कर पाए, फिर अगली बार करेंगे। इसमें हम लोगों ने विराम यहाँ पर लिया था कि शब्द जो हम लोग बोलते हैं वो भाव पर निर्भर नहीं करते, भाव शब्द पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको समझेंगे, एक्सप्लोर करते हुए कि इसका क्या मतलब हुआ, कि हमारे इमोशंस जो हैं वो वर्ड पर डिपेंड करते हैं,
वर्ड या एक्सप्रेशन जो है वो भाव पर डिपेंड नहीं करता है ना। बिल्कुल। तो ये जो हम लोग एक प्रोसेसिंग लेके चल रहे हैं, ये शायद हम लोग को हेल्प करे बिल्कुल सर। हाँ। एक स्क्रिप्ट को पढ़ने में, या स्क्रिप्ट को तैयार करने में, या स्क्रिप्ट को लिखने में। ठीक सर, तो आज फिर यहीं विराम लेते हैं। नमस्कार सर।